हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं राह पर वीडियो है नितेश राजपूत की। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा। मतलब कि एक आरएसएस का आदमी होम मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन उसको आरएनएडब्ल्यू में जॉब नहीं मिल सकती। उनको साइन करना होता था कि वो और उनकी फैमिली का कोई भी मेंबर आरएसएस और कम्युनिस्ट से एसोसिएटेड नहीं है। जिस दिन साइंटिस्ट वहां पे बाल कटवाते हैं, इंडियन एजेंट्स उनके बाल खा के ले आते हैं। कारगिल के मैदान में पता चला कि दो और नई बटालियन उनके अगेंस्ट में खड़ी। उसने अपना प्लेन कैबिनेट मिनिस्टर, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए थे, उनको घूमने के लिए दे दिया। ऐसी फोटो आती है जिससे हर कोई हैरान हो जाता है। उस फोटोग्राफ को देख के ये पता चलता है कि पाकिस्तान के एक एयरबेस पे, और फिर जब ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और हाथ से निकलने लगती हैं, तो इंदिरा गांधी जी इमरजेंसी लगा देती है। देखिए, कहावत है नॉलेज इज पावर, लेकिन ये कहावत सबसे ज्यादा फिट होती है इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर, जो सिर्फ अपनी नॉलेज और इनपुट के दम पे लाखों लोगों की जान बचाते हैं। अपने देश के लिए एक दुश्मन देश में जाके अपनी जान दांव पे लगा देते हैं, और वो भी बिना कोई क्रेडिट लिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आरएनएडब्ल्यू के बारे में हमने मूवीज तो बहुत देखी है, लेकिन आरएनएडब्ल्यू ऑपरेट कैसे करती है, ऑपरेशन के लिए रेडी कैसे किया जाता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कितनी होती है, और उससे नुकसान क्या क्या झेलना पड़ता है इनके ऑफिसर्स को, रिस्क कितना होता है, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। आप कहोगे कि ये तो सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, मैं इस पे कैसे वीडियो बना रहा हूं? तो देखिए, इस वीडियो में मैंने सिर्फ वही चीज ऐड की है जो हमारे फॉर्मर आरएनएडब्ल्यू के जो ऑफिसर्स थे, जिन्होंने रिटायरमेंट की बात बताई है। और सिर्फ किसी एक ऑफिसर की बात या बुक या आर्टिकल पढ़ के मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूं। मैंने मल्टीपल बुक्स, रिसर्च पेपर और आर्टिकल पढ़े हैं, और जो इन्फॉर्मेशन मल्टीपल फॉर्मर ऑफिसर्स जो थे उनमें कॉमन थी, सिर्फ वही इस वीडियो में ऐड की है, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड आई एम श्योर ये चीजें जब आपको पता चलेंगी तो आप सरप्राइज होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं बात करना चाहूंगा एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जिससे हर छोटे बड़े बिजनेस को फायदा होगा। देखिए, चाहे आपका बिजनेस कोई भी हो, उसमें इनवॉइसेस बनाना, बिलिंग सही से करना, पेमेंट्स रिकॉर्ड रखना टाइम कंज्यूमिंग है, और ये इनवॉइसेस बनाने का ओल्ड फैशन तरीका आउटडेटेड हो चुका है। इसे डिजिटल और प्रोफेशनल बनाना चाहिए, जिससे कस्टमर का हम पे ट्रस्ट भी बढ़ता है। लेकिन कैसे? तो यहां आपकी मदद करेगा Odoo, जो एक अल्टीमेट प्लेटफॉर्म है आपके बिजनेस को मैनेज करने के लिए, जैसे कि CRM, पॉइंट ऑफ सेल्स, वेबसाइट क्रिएशन, सेल्स, इवन बिलिंग और बिल्स एंड इनवॉइसेस मैनेज करने के लिए भी Odoo के पास एक इनवॉइसिंग ऐप है, जिसमें कुछ इस तरीके से अपने बिजनेस की डिटेल्स डाल के डिजाइन फाइनल करना है। फिर इनवॉइस क्रिएट करेंगे, जिसमें डिटेल्स डालेंगे जैसे क्वांटिटी, टैक्सेस, रेट एक्सेट्रा। फिर डालेंगे बैंक डिटेल्स, और इसके बाद कुछ क्लिक्स में आप इनवॉइस और बिलिंग करने के लिए रेडी हो। इनवॉइस को यहीं से कस्टमर को डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं, और डैशबोर्ड से सब इनवॉइसेस की प्रोग्रेस का ओवरव्यू ले सकते हैं। इसके अलावा भी Odoo में और भी एप्स हैं, जिसमें पहला ऐप हमेशा के लिए फ्री है विद अनलिमिटेड कस्टमर सपोर्ट एंड होस्टिंग, और बाकी एप्स के लिए भी आप ईयरली और मंथली प्लान्स ले सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम 580 रुपीज। तो यूज करिए Odoo एंड Odoo इनवॉइसिंग एंड मेक योर बिजनेस इजी। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए, इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी आरएनएडब्ल्यू है, वो बनी तो ईयर 1968 में थी, लेकिन उससे पहले कई ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजन थे जिनके लिंक आरएनएडब्ल्यू के डेवलपमेंट से जुड़े। तो देखिए, हुआ क्या था कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे जबलपुर के जंगलों में कुछ डकैत थे जो अटैक और लूट करके जंगलों में गायब हो जाते थे। तो इससे निपटने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक डिपार्टमेंट बनाया, उसका नाम था ठगी एंड डकैती डिपार्टमेंट, और यही वो डिपार्टमेंट था जो आगे चल के आरएनएडब्ल्यू की नींव रखता है। उस टाइम पे जो ठगी एंड डकैती वाला डिपार्टमेंट बनाया गया था, ये उस एरिया में इनपुट और इंटेलिजेंस इकट्ठा करके ऊपर पहुंचाता था, और कुछ अपने ऑफिस के लोग भी ये लोग डकैतों के साथ मिला देते थे, और ऐसा करके बहुत ही कम टाइम में इस डिपार्टमेंट ने इस पूरे एरिया से डकैतों को खत्म कर दिया। एक्चुअली इस डिपार्टमेंट की वर्किंग कैसे होती थी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया, एक बार आप देख लीजिएगा। और यही वो टाइम था जब अंग्रेजों को इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंस समझ में आई। तो उस टाइम पे एंटी ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्टिविटी करने वाले जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनसे निपटने के लिए भी एक ऐसी एजेंसी, जिसका नाम सेंट्रल स्पेशल ब्रांच CSB था, उसको बनाया गया। और ये जो ठगी डिपार्टमेंट की ऑफिसर्स और मैन पावर थी, उसको इसी सेंट्रल स्पेशल ब्रांच CSB में ट्रांसफर कर दिया गया, और फिर आगे चल के इसमें क्राइम से रिलेटेड केसेस भी ऐड कर दिए गए, और ईयर 1904 में इसका नाम सेंट्रल क्रिमिनल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट CCID हो गया था, और फिर इसके 2 साल बाद ही इसका नाम IB इंटेलिजेंस ब्यूरो कर दिया गया था। और इसी के साथ साथ जब इनको इंटेलिजेंस में बहुत ज्यादा सक्सेस मिल रही थी, तो इन्होंने अलग से एक मिलिट्री इंटेलिजेंस का भी डिपार्टमेंट बनाया था। अब इसके बाद देश आजाद होता है, और अंग्रेज जब इंडिया से जाते हैं, तो बाकी डिपार्टमेंट की तरह IB डिपार्टमेंट जो था, उसका भी ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन IB के केस में अंग्रेजों ने सारे इन्फॉर्मर्स और एजेंट्स की जो डिटेल्स थी और जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे,
कुछ को डिस्ट्रॉय कर दिया और कुछ को साथ में ले गए, और आईबी जो था उसको इंडिया को दे दिया और एमआई जो था वो पाकिस्तान को दे दिया। अब अंग्रेजों के जाने के बाद आईबी जो थी उसमें ट्रेन स्टाफ जो था उसकी शॉर्टेज हो जाती है, लेकिन संजीवी पिल्लाई जो थे वो पहले हेड बने थे आईबी के, तो उन्होंने ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी MI5 के मॉडल पे जैसे तैसे करके आईबी को चलाया। और अंग्रेजों के टाइम पे आईबी जो थी वो कंट्री की बाउंड्री के अंदर की चीजों पे काम करती थी, लेकिन ईयर 1951 में हिम्मत सिंह कमेटी रिकमेंडेशन पे आईबी को इंडिया की बाउंड्री के अंदर और बाहर दोनों जगह के टास्क करने का काम दिया गया। लेकिन इसके बाद आने वाले कुछ सालों में बैक टू बैक ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से आईबी जो पहले इंडिया की बाउंड्री के बाहर तक भी टास्क करती थी उसको इंडिया की बाउंड्री के अंदर ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया और RNAW को बनाना पड़ा। एक्चुअली होता क्या है कि ईयर 1954 में चाइना ने एक मैप रिलीज किया था जिसमें इंडिया का 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो था वो चाइना ने अपनी बाउंड्री के अंदर दिखा दिया था। पहले तो इस पे ये बोला कि एरर है, लेकिन एक्चुअल में चाइना इस एरिया को अपने अंडर लेना चाहता था। तो इसके बाद आने वाले कुछ सालों तक चाइना वेट करता है, लेकिन इसके बाद 28 अक्टूबर 1962 को इंडिया में घुस के कब्जा करना स्टार्ट कर देता है और इंडिया ये वॉर हार जाता है और आईबी जो था इस पूरी वॉर में चाइना की किसी भी मूवमेंट को नहीं पकड़ पाता है। इंडिया ने इस वॉर में अपनी एयरफोर्स का यूज नहीं किया था क्योंकि इंडिया को लगता था कि अगर वो एयरफोर्स का यूज करेंगे तो उधर से चाइना भी यूज करेगा तो उससे ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन एक्चुअल में चाइना जहां से वॉर लड़ रहा था वहां उसका कोई बड़ा एयरबेस या एयरक्राफ्ट का अरेंजमेंट नहीं था। इस इंफॉर्मेशन को भी आईबी पकड़ नहीं पाता जिसकी वजह से नुकसान होता है। इस वॉर के बाद आईबी को और स्ट्रॉन्ग किया जाता है जिसमें टेक्नोलॉजीज वगैरह ऐड की गई, एविएशन रिसर्च सेंटर वगैरह बनाए गए, सारा फोकस चाइना के बॉर्डर पर रखा गया। लेकिन इसके बाद ईयर आता है 1965 और ये ईयर आते आते दोबारा से आईबी फेल हो जाती है। इस साल पाकिस्तान इंडिया पे अटैक कर देता है और आईबी को इसके बारे में भी कुछ नहीं पता चलता है। अब बाकी देशों की एजेंसी जो थी उनके कंपैरेटिवली आईबी जो था वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा था, क्योंकि अगर आईबी इंटेल पहले से ही पता करके रखेगा तो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। कई बार वॉर की सिचुएशन को रोका भी जा सकता है। तो इतने कम टाइम में जब दो वॉर हुई और आईबी पकड़ नहीं पाया तो ये बातें स्टार्ट हो गई थी कि आईबी को स्ट्रॉन्ग करना होगा या इसका कुछ ऑल्टरनेटिव देखना पड़ेगा। अब इसके बाद जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी पीएम बनती है और पीएम बनते ही ये सबसे पहला काम करती है कि एक्सपीरियंस और फेमस ऑफिसर थे RN काउ, इनको बुलाती है। और RN काउ जो थे वो नेहरू फैमिली से पुराने भी रिश्ते रहे हैं उनके। RN काउ और इंदिरा गांधी जी की जो मदर थी वो चाइल्डहुड फ्रेंड थी और इससे पहले भी RN काउ ने जवाहरलाल नेहरू जो थे उनकी सिक्योरिटी संभाली थी। तो इंदिरा गांधी को इन पर ज्यादा ट्रस्ट था। इंदिरा गांधी RN काउ से एक मीटिंग करती है और उसमें कहती है कि हमें आईबी से हट के एक इंटेलिजेंस एजेंसी बनानी होगी जो बहुत ही एडवांस हो और उसका पूरा फोकस इंडिया की बाउंड्री के बाहर पे हो, ताकि ये जो वॉर हो रही है इसमें हमें एडवांटेज है। अब ये मीटिंग खत्म होने के बाद RN काउ 2 महीने का टाइम लेते हैं और सारी स्टडी वगैरह करके एक नई एजेंसी बनाने का ब्लूप्रिंट सबमिट करते हैं। RN काउ का ये जो ब्लूप्रिंट था इसको इंदिरा गांधी एक्सेप्ट कर लेती हैं। ये एज इट इज इंप्लीमेंट होता है, बस इसमें एक चीज इंदिरा गांधी इसमें ऐड करती हैं कि नई एजेंसी जो है जो भी बनेगी उसका जो हेड होगा वो डायरेक्टली पीएम को रिपोर्ट करेगा। और उसी टाइम पे वहां पे कैबिनेट सेक्रेटरी DS जोशी भी बैठे थे जिन्होंने इस एजेंसी का नाम सजेस्ट किया रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RNAW। इसके बाद 21 सितंबर 1968 को RNAW बना दी जाती है। उस टाइम पे इसका बजट $20 मिलियन का था और इसका ऑफिस साउथ दिल्ली में रखा गया था। आज भी लोधी रोड न्यू दिल्ली में इनका हेड ऑफिस है। और आईबी जो थी वो RNAW बनने के बाद उसको इंडिया की बाउंड्री के अंदर की चीजें संभालने का टास्क दिया गया। अब आईबी जो थी वो इंडिया के बाहर के जो ऑपरेशन थे उनको नहीं कर सकती थी। RNAW जब बनाई गई थी तो RN काउ ने ये चीज मैंडेटरी कर दी थी कि कोई भी RNAW का जो स्पाई होगा जो इंडिया की बाउंड्री के बाहर के ऑपरेशन में इन्वॉल्व होगा तो उसका नाम आप किसी भी डॉक्यूमेंट पे, किसी भी रिपोर्ट पे या फिर पेपर के टुकड़े तक पे भी नहीं लिख सकते हो। आपको नाम याद रखना होगा। किसी भी डिपार्टमेंट के बाहर कोई ऑफिसर के नेम प्लेट नहीं होते थे और RNAW में कोई डेजिग्नेशन नहीं होती थी। जो सीनियर ऑफिसर्स होते थे उनको सेक्रेटरी बोला जाता था और जो जूनियर ऑफिसर्स होते थे उनको अंडर सेक्रेटरी बोला जाता था। बस यही दो डेजिग्नेशन होती थी। अब ये सब सेटअप करने के बाद RNAW का जो नेक्स्ट टास्क था वो अपने स्पाइस को ट्रेन करके इंडिया के बॉर्डर के बाहर प्लांट करना ताकि इंफॉर्मेशन आ सके। और ये जो टास्क था ये फॉरेन सेक्रेटरी TN कॉल को दिया गया था। इन्होंने क्या किया, इंडिया के बाहर जो एम्बेसीज थी वहां पे फेक जॉब रिक्वायरमेंट क्रिएट की और फिर इन जॉब्स को भरने के बहाने RNAW के जो स्पाइस थे उनकी आइडेंटिटी चेंज करके उनको अलग अलग देशों में भेजा गया। RNAW के जितने भी एजेंट्स थे ये दूसरे देशों में जाके वायरलेस और वायर्ड कम्युनिकेशन की जितने भी स्पाइस थे इनको बाहर सेटअप करने के बाद RNAW ने इंडिया के बॉर्डर पे मॉनिटरिंग स्टेशंस लगाए और SIGINT सिग्नल इंटेलिजेंस के थ्रू बॉर्डर से ही कम्युनिकेशन ट्रेस करना स्टार्ट किया जो भी उनकी रेंज में आता था। अब जब ये RNAW की एक्टिविटी स्टार्ट हुई तो उसके कुछ ही महीनों में आईबी और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो थी इनकी इंपॉर्टेंस कम हुई और सारा फोकस जो था वो RNAW पे ज्यादा जा रहा था। उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही थी। इनफैक्ट आईबी के जो डायरेक्टर थे SP वर्मा और MML हुजा जो थे वो तो RNAW के बनने के टाइम पे ही क्वेश्चन कर दिया था कि ये सही नहीं है। और इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से RNAW की वर्किंग में बहुत दिक्कत आने लगी। आईबी के जो MML हुजा थे उन्होंने फॉरेन डेस्क के जो ऑफिसर्स थे आईबी में जैसे फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट, फोरेंसिक, क्रिप्टो
क्रिप्टोग्राफी एक्सपर्ट, उनका RNAW में ट्रांसफर करने से मना कर दिया। और आईबी की जो फॉरेन इंटेल की जो पुरानी फाइल्स थी वो भी RNAW को नहीं दी गई। पुराने जो अच्छे एजेंट थे जो आईबी के लिए अच्छा काम कर रहे थे उनकी डिटेल्स भी RNAW के साथ शेयर नहीं की गई। इसके साथ साथ RNAW को फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंस जो होता था और बाकी जो खर्चे होते थे उसके लिए कैबिनेट से अप्रूवल लेना पड़ता था, तो इसमें भी प्रोसेस बहुत डिले होता था, इनमें भी दिक्कत आती थी इनको। और फिर जब कई महीनों तक ये इंटरनल कंफ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इंदिरा गांधी जी इसमें घुसती हैं और RNAW के हेड को कैबिनेट का हिस्सा बना दिया जाता है। अब इससे होता यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हायरिंग, फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंसेस, ये सब RNAW के हाथ में आ गया था और तब जाके सिचुएशन कंट्रोल में आती है। RNAW की रिक्रूटमेंट के टाइम पे एक डिक्लेरेशन फॉर्म पे साइन करवाना होता था, जहां पे उनको साइन करना होता था कि वो और उनकी फैमिली का कोई भी मेंबर RSS और कम्युनिस्ट से एसोसिएटेड नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी पीएम बने, RSS के LK अडवाणी होम मिनिस्टर बने, लेकिन ये फॉर्म चेंज नहीं किया गया। मतलब कि एक RSS का आदमी होम मिनिस्टर बन सकता है लेकिन उसको RNAW में जॉब नहीं मिल सकती। तो देखिए, इसके बाद RNAW सारी चीजें सेटअप करने के बाद करीब 9 महीने बाद अपने पहले एजेंट को पाकिस्तान में घुसाने का प्लान बनाती है। एजेंट का जो रियल नाम था वो तो आज की डेट तक नहीं पता चला, लेकिन RNAW के जो ऑफिसर थे वो इनको कश्मीर बेदी बुलाते थे। कश्मीर बेदी की जो हायरिंग थी वो RNAW ने पंजाब से की थी और हायरिंग कराने के बाद एक डिटेल्ड BGC करवाया गया और कई महीनों तक स्पाइंग टेक्निक्स की ट्रेनिंग करवाई गई। कश्मीर बेदी को इस टास्क के लिए इसलिए चुना गया था क्योंकि कश्मीर बेदी को इस्लामिक ट्रेडिशन और पंजाबी और उर्दू जो लैंग्वेज थी वो पहले से ही आती थी और ये सारी चीजें की इसलिए जा रही थी क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पे KN राव जो थे वो पड़ोसी देश जो थे वहां की इंफॉर्मेशन ट्रेस करने के लिए इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर पे एयरक्राफ्ट पे कैमरा लगा के जो पाकिस्तान की साइड वाला एरिया था उसकी फोटोग्राफ्स निकालते थे और फिर ये फोटोग्राफ जो होती थी वो फोटो इंटरसेप्शन डिपार्टमेंट में जाती थी और फिर उस इमेज के बेसिस पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती थी कि पाकिस्तान वाले एरिया में क्या क्या चीजें चल रही हैं। लेकिन ये जो पूरी चीज चल रही थी इसमें दिक्कत ये थी कि जो कैमरे थे उनकी जो रेंज थी वो खाली 70 किलोमीटर तक की थी और जो फोटोग्राफ्स भी आती थी वो उतनी क्लियर नहीं आती थी, जिसको समझने में बहुत दिक्कत आती थी। तो इस चीज से निपटने के लिए ये डिसाइड हुआ कि अगर हमारा कोई एजेंट उस एरिया में चले जाए और टाइम टू टाइम अगर फोटोग्राफ देता रहेगा तो उससे हमें और क्लैरिटी आएगी कि पाकिस्तान वाले एरिया में क्या चल रहा है। और इसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो कश्मीर बेदी थे उनको सेलेक्ट किया गया था। अब इसके बाद कश्मीर बेदी का नाम बदल के मोहम्मद इब्राहिम कर दिया जाता है और फिर इनको 2 पाकिस्तानी सिटीजन्स की मदद के थ्रू इनको बॉर्डर क्रॉस कराया जाता है। ये जो पूरा ऑपरेशन था इसको RN काउ दिल्ली से चला रहे थे और जब कश्मीर बेदी पाकिस्तान पहुंच जाते हैं तो प्लान के हिसाब से वो वहां की सारी इंफॉर्मेशन रेडियो सिग्नल के थ्रू अमृतसर में एक घर था वहां भेजते थे और फिर वहां से एक आदमी एक सिक्योर टेलीफोन लाइन के थ्रू ये इंफॉर्मेशन दिल्ली में एक घर था वहां भेजता था। फिर इसके बाद एक मैसेंजर बाइक पे आता था और उस एरिया के पब्लिक टेलीफोन का यूज करके इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता था और RN काउ तक पहुंचाता था और फिर इसी के बेसिस पे सारी प्लानिंग होती थी। तो फिर कई महीनों तक ये चीज चलती है, लेकिन फिर एक दिन एक ऐसी फोटो आती है जिससे हर कोई हैरान हो जाता है। उस फोटोग्राफ को देख के ये पता चलता है कि पाकिस्तान के एक एयरबेस पे कुछ नए अमेरिकन मेड्स APCs को एक कार्गो प्लेन से अनलोड किया जा रहा है। इस प्लेन से गोला बारूद और कुछ आदमी निकल रहे थे। इसमें 6 F-104 फाइटर प्लेन, 7 B-57 बॉम्बर्स और 300 कैरियर्स थे जो अनलोड हो रहे थे। अब ये इंफॉर्मेशन जब ऊपर पहुंचती है तो ये चीज पता चल जाती है कि यूएस अपने आर्म्स एम्बार्गो को तोड़ के पाकिस्तान को सीक्रेटली वेपन सप्लाई कर रहा है, जो कि इसको नहीं करना चाहिए था। और यही वो टाइम था जब इंडिया को समझ में आ गया था कि आगे पाकिस्तान कुछ बड़े स्टेप ले सकता है। तो इंडिया ने अपना फोकस और इन्वॉल्वमेंट ईस्ट पाकिस्तान यानी कि अभी का बांग्लादेश जो है उस पे कर दिया और इस वेपन सप्लाई को लेके भी बैक चैनल से यूएस से डिस्कशन स्टार्ट किया। तो इधर ये सारी चीजें चल रही थी और ईयर 1970 आते आते RNAW के जो एजेंट्स थे वो लंदन में उन्होंने ठीक ठाक नेटवर्क अपना बना लिया था। तो इन्हीं इंडियन एजेंट्स में से एक एजेंट ऐसा था जो पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स थे उनको फॉलो करता था, उनकी इंफॉर्मेशन गैदर करता था कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन होने वाले हैं उससे पहले पाकिस्तान अपने ईस्ट पाकिस्तान के अंदर कुछ मिलिट्री एक्शन प्लान करने वाला है। ये इंफॉर्मेशन पहुंचते ही एनालाइज किया गया कि इस एक्शन से इंडिया की जो सिक्योरिटी है उसको खतरा है, इसलिए ईस्ट पाकिस्तान में इनको और ज्यादा इंटरवीन करना होगा, यानी कि दखल देना होगा। और फिर इसकी तैयारी इंडिया बहुत ही तेजी से शुरू कर देता है। RN काउ इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान का जो बॉर्डर था, जो उस बॉर्डर पे टेक्निकल चेक पोस्ट बनाए गए थे, उनके नंबर्स बढ़ा देते हैं और वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान के हर कम्युनिकेशन को ट्रेस करते हैं, हर कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करते हैं। सिचुएशन ये हो गई थी कि पाकिस्तान के इलेक्शन आने तक RNAW के पास हर डिटेल्स थी कि इलेक्शन के अंदर किसके जीतने की ज्यादा चांसेस हैं, मिलिट्री एक्शन होगा तो कौन कौन इन्वॉल्व होगा, हर एक चीज उनको पता चल गई थी। RN काउ ये सारी सिचुएशन एनालाइज करके इंदिरा गांधी जी को भेजते थे और इसके बाद ये भी सजेस्ट करते हैं कि अगर इंडिया ये वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के बीच में जो एयरप्लेन्स आते जाते हैं अगर अपना एयर स्पेस को ब्लॉक कर देगा तो ये इंडिया को बहुत बड़ा एडवांटेज देगा। एक तो रूट तो लंबा होगा ही होगा, दूसरा ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का जो कम्युनिकेशन है वो भी ब्रेक होगा। लेकिन इंदिरा गांधी जी कहती है कि ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, बिना किसी रीजन के ऐसे एयर स्पेस बंद करना, या तो वॉर जैसी सिचुएशन हो तभी ये करा जा सकता है। और अगर बिना किसी रीजन के इंडिया अगर ऐसा करेगा तो इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा होगा, जिससे इंडिया को दिक्कत होगी। अब जब ये सारी बातें चल रही थी
उसी टाइम पे एक ऐसा कोइंसिडेंस होता है जो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनके सामने आता है। एक्चुअली हाशिम कुरैशी नाम का एक आदमी श्रीनगर से पेशावर गया था और वहीं पे उसकी मुलाकात मकबूल भट्ट नाम के आदमी से होती है, जो कि एक आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है एनएलएफ, नेशनल लिबरेशन फ्रंट, उससे बिलोंग करता था। और ये जो एनएलएफ से मकबूल भट्ट था, ये हाशिम कुरैशी को इन्फ्लुएंस कर लेता है और इसकी जो आतंकी ऑर्गेनाइजेशन थी एनएलएफ, इसको ज्वाइन करा लेता है। अब हुआ क्या था कि ये जो एनएलएफ थी, इसके 36 मेंबर पाकिस्तान से कश्मीर में घुस रहे थे और उनको जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस ने पकड़ लिया था। अब एनएलएफ को इन 36 मेंबर्स को इंडिया की जेल से छुड़वाना था, जिसके लिए वो एक प्लान बनाते हैं और इस प्लान का सारा जिम्मा जो था वो हाशिम कुरैशी को दे देते हैं लोग। प्लान ये था कि हाशिम कुरैशी इंडिया में वापस जाएगा और श्रीनगर एयरपोर्ट से एक प्लेन को हाईजैक करेगा और फिर इंडियन गवर्नमेंट से नेगोशिएट करके 36 लोगों को छुड़वाया जाएगा। और एज पर प्लान एनएलएफ जो था वो हाशिम को ट्रेन करके इंडिया भेज देता है। अब जैसे ही हाशिम कुरैशी इंडिया में घुसता है, इसको भी एजेंसीज पकड़ लेती हैं और ये खबर आरएन काओ के पास पहुंचती है। और जब हाशिम का इंटेरोगेशन होता है तो उसमें जो प्लेन को हाईजैक करके अपने 36 बंदे छुड़ाने का जो प्लान था, ये प्लान आरएनएडब्ल्यू को पता चल जाता है। अब आरएन काओ जो थे, इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। वो हाशिम कुरैशी को कन्विंस कर लेते हैं और एक डबल एजेंट बना देते हैं और यहां से हाशिम कुरैशी जो था वो इंडिया के लिए काम करने लगता है। और आरएन काओ का जो प्लान था उसमें हाशिम कुरैशी को कहा जाता है कि तुम इंडियन प्लेन को जैसे हाईजैक कर रहे थे, उसको वैसे ही हाईजैक करना है आपको। ये प्लेन हाईजैक करके पाकिस्तान के लाहौर में ले जाना है और प्लेन के अंदर आरएनएडब्ल्यू के एजेंट्स होंगे और इस प्लेन को पाकिस्तान में उतारने के बाद 36 लोगों को जेल से छुड़वाने की डिमांड करनी है और उसके साथ साथ एक चीज और करनी है, जुल्फिकार अली भुट्टो से मिलने की भी डिमांड रखनी है। और हाशिम कुरैशी एज पर प्लान 38 जनवरी 1971 को इंडिया से प्लेन हाईजैक करके लाहौर में प्लेन उतार देता है और फिर इसके बाद हाशिम की डिमांड के हिसाब से 1 Feb 1971 को जुल्फिकार अली भुट्टो इससे मिलने आते हैं और जैसे ये मिलते हैं, ये सारी फोटोज जो थी वो मीडिया में वायरल हो जाती हैं। ये है वो फेमस फोटो। अब इसके बाद इधर इंडिया में ऑल इंडिया रेडियो के अंदर इस हाईजैकिंग के बारे में अनाउंसमेंट करी जाती है और इसको इंडिया पे एक अटैक की तरह देखा जाता है और इसको एक खतरा बता के इंडिया पाकिस्तान के लिए जो एयर स्पेस था वो उसको बंद कर देता है। पाकिस्तान के ऊपर काफी प्रेशर पड़ता है ऑल ओवर वर्ल्ड से, लेकिन उसके बाद भी जुल्फिकार अली भुट्टो इस हाईजैकिंग को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं पब्लिकली। तो इस बात से इंडिया का जो क्लेम था उसको और हवा मिल जाती है। अब इसके थोड़ी देर बाद पाकिस्तान प्लेन जो था उससे सारे पैसेंजर्स थे उनको उतारा जाता है और जैसे ही सारे लोग उतरते हैं प्लेन में आग लगा दी जाती है और ये प्लेन में आग लगने की बात की फोटो है। और जितने भी एयरप्लेन में पैसेंजर थे जिसमें आरएनएडब्ल्यू के एजेंट भी थे, इनको पाकिस्तान को अमृतसर के रास्ते इंडिया पहुंचाना पड़ता है। और क्योंकि हाशिम कुरैशी मिला था आरएनएडब्ल्यू से, तो जो 36 आतंकवादी थे उनको भी नहीं छोड़ना पड़ता है और एयर स्पेस जो था पाकिस्तान के लिए वो भी बंद कर दिया जाता है। ये स्टेप आरएन का मास्टर स्ट्रोक की तरह माना जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों को ये फोटो देखने को मिली। अब इसके बाद पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो चुके थे। इंदिरा गांधी जी का नाम बहुत होता है इस चीज को लेके। इसके साथ साथ आरएनएडब्ल्यू को और स्ट्रॉन्ग किया जाता है और फिर आगे चल के जब ईयर 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था तो उसकी जो सीक्रेसी मेंटेन करनी थी उसमें भी आरएनएडब्ल्यू ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद इंडिया में कुछ इंटरनल चीजें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से आरएनएडब्ल्यू को काफी नुकसान होता है। एक्चुअली 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आता है। उसमें यह कहा गया कि ये जो ईयर 1971 के लोकसभा इलेक्शन हुए थे ये सही तरीके से नहीं हुए थे, इसमें इलीगल प्रैक्टिसेस हुई थी इलेक्शन जीतने के लिए और इंदिरा गांधी जी के ऊपर गवर्नमेंट मशीनरी और इंटेलिजेंस एजेंसीज को गलत तरीके से यूज करके इलेक्शन जीतने की बात कही जाती है। अब हाईकोर्ट का जब ये डिसीजन आता है तो ऑपोजिशन बहुत ज्यादा हल्ला करता है, बहुत प्रेशर बनाता है कि डेमोक्रेसी की हत्या हो गई है, इंदिरा गांधी का रेजिग्नेशन चाहिए। और जो ऑपोजिशन लीडर थे वो आरएनएडब्ल्यू से भी बहुत ज्यादा नाराज थे। उनका कहना था कि इंदिरा गांधी आरएनएडब्ल्यू का यूज करती है सारे ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ और इन सारी चीजों को लेकर काफी रैली वगैरह भी निकालते हैं ऑपोजिशन के लीडर। और फिर जब ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और हाथ से निकलने लगती हैं तो इंदिरा गांधी जी इमरजेंसी लगाती है। जो इमरजेंसी थी ये ईयर 1977 तक लगी रहती है और फिर इमरजेंसी खत्म होने के बाद मार्च 1977 में मोरारजी देसाई पीएम बनते हैं। पीएम बनते ही ये कमेटी बना के सबसे पहले आरएनएडब्ल्यू के ऊपर इंक्वायरी बैठाते हैं। ये जो कमेटी बनाई गई थी इसको महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस ऑफिसर एसपी सिंह हेड कर रहे थे। इसमें आरएनएडब्ल्यू को क्लीन चिट तो मिल जाती है लेकिन कुछ चीजें ऐसी सामने आती हैं जिससे लीडर्स खुश नहीं थे। इनफैक्ट आरएनएडब्ल्यू के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। इसमें ये चीजें निकल के आई कि आरएनएडब्ल्यू ने एक स्पेशल डेस्क बनाई थी फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन नाम से। इसका काम था ऑपोजिशन लीडर जो थे इंडिया के अंदर वो आउटसाइड इंडिया क्या एक्टिविटी करते हैं उस पर नजर रखना और
और इसमें ये पोस्टल एड्रेस, टेलीफोन मॉनिटरिंग, ये सारी चीजें करते थे ऑपोजिशन लीडर्स की। और इस बात को फॉर्मर आरएनएडब्ल्यू काउंटर टेररिज्म डिवीजन के हेड बी रमन ने भी अपनी बुक में बताया। इन्होंने कहा कि उनको लैला फर्नांडिस, जो कि जॉर्ज फर्नांडिस की वाइफ थी, उनके ठिकाने के बारे में पता लगाने को कहा गया था। तो ये जो कमेटी की रिपोर्ट आई थी, इसके बाद मोरारजी देसाई का माइंडसेट बन चुका था कि आरएनएडब्ल्यू इंदिरा गांधी जी के हिसाब से ही चलती थी। और ये जो परसेप्शन बना था, इस परसेप्शन का नुकसान आरएन काउ को हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले ली। कई ऐसी चीजें हुई थी जो आरएन काउ को पसंद नहीं आई थी। जैसे एक बार साउथ ब्लॉक की मीटिंग चल रही थी, उसमें जैसे ही आरएन काउ घुसते थे, उनको कुछ लोगों ने मर्डर नाम से बोलना शुरू कर दिया था, जिसको लेके आरएन काउ काफी गुस्सा हो गए थे। और आरएन काउ का जो सर्विस का टाइम बचा था, उसमें उनको जबरदस्ती लीव पे भेजा जाने लगा था। अब इधर आरएन काउ के हेड के साथ ये सारी चीजें हो रही थी, और एट द सेम टाइम पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट करने की तैयारी कर रहा था, जिसके ऊपर आरएनएडब्ल्यू का जो नेटवर्क था वो ऑलरेडी काम कर रहा था। लेकिन इंडिया के अंदर आरएन काउ का जो ह्यूमिलिएशन चल रहा था, उसके चक्कर में आरएन काउ ने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया। अब एक तरफ आरएनएडब्ल्यू के हेड रिटायरमेंट ले रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान में बैठे आरएनएडब्ल्यू के जो एजेंट्स हैं, वहां से इंटेल आ रहा है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पे काम कर रहा है, उसको रोका जा सकता है। और वहीं दूसरी तरफ पीएम जो है वो उल्टा आरएनएडब्ल्यू की स्ट्रेंथ को कम कर रहे थे। उन्होंने आरएनएडब्ल्यू के कई वर्टिकल्स हटा दिए थे, और आरएनएडब्ल्यू के इंडिया के बाहर के जो ऑपरेशन स्टार्ट होने वाले थे, उन सबको रोक दिया था। हालत ये हो गई थी कि आरएनएडब्ल्यू के जो एम्प्लॉइज थे, जिनको निकाल दिया गया था, वो गुस्से में आके मीडिया को जाके इंटरव्यू देने लगे थे गवर्नमेंट के खिलाफ, और आरएनएडब्ल्यू की जो बातें थी वो पब्लिकली रिवील होना शुरू हुई थी। इसी इंसिडेंट की वजह से आगे चल के इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट एक्ट 1985 पास किया गया था। इसमें यह था कि कोई भी आरएनएडब्ल्यू का एम्प्लॉय जो है, अगर वो मीडिया में जाएगा तो ये क्रिमिनल ऑफेंस की तरह काउंट होगा। तो कहने का मतलब यह है कि नई गवर्नमेंट बनते ही आरएनएडब्ल्यू को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, और एट द सेम टाइम आरएनएडब्ल्यू के न्यू हेड और पाकिस्तान में बैठे आरएनएडब्ल्यू के एजेंट्स पाकिस्तान की एक्टिविटीज को ट्रेस कर रहे थे। अब एक दिन क्या होता है कि आरएनएडब्ल्यू के एजेंट नोटिस करते हैं कि पाकिस्तान के बड़े बड़े साइंटिस्ट, रावलपिंडी के पास एक एरिया है जहां पे खान रिसर्च लैबोरेटरी थी, वहां डेली जाते थे और शाम को सेम टाइम पे वापस निकलते थे। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ मिलिट्री हेड थे, उनको भी वहां जाते हुए देखा। तो जो वहां पे इंडियन एजेंट्स थे, उनको शक हुआ कि शायद कुछ इंपॉर्टेंट चल रहा है इस लेबोरेटरी में। अब ये सारी डिटेल्स आरएनएडब्ल्यू के हेडक्वार्टर में पहुंचती हैं, तो उनको डाउट होता है कि पाकिस्तान कहीं न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर रहा है। अब उस टाइम पे इस चीज को कंफर्म करने के लिए किसी एजेंट को उस लैब के अंदर प्लांट करने का टाइम नहीं था। तो पाकिस्तान में जो इंडियन एजेंट्स थे, उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि कैसे भी करके जो साइंटिस्ट है, इनकी एक्टिविटी ट्रैक करने का ट्राई करो, उनकी कोई भी ऐसी चीज निकालने की कोशिश करो जिससे कंफर्म करा जा सके कि इस लैब के अंदर न्यूक्लियर से रिलेटेड काम चल रहा है। अब इसके बाद इंडियन एजेंट्स जो थे, वो इन साइंटिस्ट को रेगुलरली फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। तो ये साइंटिस्ट थे, ये एक बार्बर शॉप थी, वहां पे बाल कटवाने जाते थे। तो ये एजेंट उसी बार्बर शॉप में जाके अपने रिलेशन बनाना स्टार्ट करते हैं, और जिस दिन साइंटिस्ट वहां पे बाल कटवाते हैं, इंडियन एजेंट्स उनके बाल खा के ले आते हैं और फिर इंडिया भेज देते हैं। अब इंडिया के अंदर जब ये बाल पहुंचते हैं, तो इनके बालों की टेस्टिंग होती है, तो उसमें न्यूट्रिनो रेडिएशन बहुत ज्यादा मिलती है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि खान रिसर्च लैबोरेटरी के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट का काम चल रहा है। इसके साथ साथ इंडियन एजेंट्स को एक और सक्सेस मिलती है। सेम वीक में इनको लैब में काम करने वाला पाकिस्तान का एक एजेंट मिल जाता है, जो $10,000 में पाकिस्तान का ये जो न्यूक्लियर टेस्ट था, इसके ब्लूप्रिंट की कॉपी देने को रेडी हो जाता है। अब लेकिन ये जो $10,000 थे, एजेंसी अपनी तरफ से नहीं दे सकता था, इसके लिए अप्रूवल चाहिए था पीएम से। अब पीएम के पास जब ये बात पहुंचती है, तो पीएम इसके लिए मना कर देते हैं कि ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, और अगर हम इसमें इंटरफेयर करेंगे तो इसमें इंडिया का नाम उछलेगा। आरएनएडब्ल्यू जो थी, वो उस टाइम पे इजराइल की मोसाद के साथ मिलकर काम करती थी। दोनों एजेंसीज जो थी, वो अपने इंटेल जो थी वो शेयर करती, तो इजराइल को भी इसके बारे में पता चल जाता, और इजराइल के लिए भी एक खतरा था। तो इजराइल इस खान रिसर्च लैबोरेटरी पे अटैक करने का प्लान बनाता, लेकिन इजराइल से पाकिस्तान की दूरी बहुत ज्यादा थी, तो इसके लिए वो इंडिया को रीच आउट करता है कि इजराइल से ये लोकेशन दूर है, रीफ्यूलिंग की जरूरत पड़ेगी, तो इंडिया अगर रीफ्यूलिंग के लिए अलाउ कर दे तो इजराइल न्यूक्लियर टेस्ट को रोक देगा। लेकिन मोरारजी देसाई इसके लिए भी मना कर देते हैं कि ये पाकिस्तान के ऊपर इंडिया की धरती से एक अटैक की तरह माना जाएगा, तो ये प्लान भी होल्ड हो जाता है। पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे, जनरल जिया उल हक और मोरारजी देसाई, इनके रिलेशन अच्छे थे, फोन पे भी इनकी बात होती थी। तो एक दिन मोरारजी देसाई जो थे, वो नाराज होकर बोल देते हैं फोन पे कि आप जो कर रहे हैं वो हमें पता है, वो ठीक नहीं कर रहे हैं। हमें पता है कि आप खान रिसर्च लैबोरेटरी में क्या क्या कर रहे हैं, कितने लोग इन्वॉल्व हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। अब ये बात सुनते ही जिया उल हक के होश उड़ जाते हैं कि इतनी अंदर की डिटेल्स कैसे पता है इन लोगों को। इसका मतलब है कि कोई अंदर है जो मिला हुआ है। और इसी इंसिडेंट के बाद पाकिस्तान के अंदर तुरंत जितने इंडिया के एजेंट्स थे,
उनको ढूंढने का काम स्टार्ट हो जाता है। और पाकिस्तान के इस पूरे सर्च ऑपरेशन में आरएनएडब्ल्यू के सबसे ज्यादा एजेंट्स जो थे वो शहीद हुए थे। आरएनएडब्ल्यू ये न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक तो नहीं पाता है पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, लेकिन इन सब चीजों की वजह से पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो डिले हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान ने इस पूरे डेवलपमेंट के सिस्टम को ही चेंज कर दिया था। और फिर आगे चल के इंडिया और पाकिस्तान में पीसफुल रिलेशन मेंटेन करने के लिए मोरारजी देसाई को निशान पाकिस्तान, जो कि वहां का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो दिया जाता है। इसके बाद 14 जनवरी 1984 आरएनएडब्ल्यू के लिए चीजें फिर से सही होना स्टार्ट होती हैं। इस दिन इंदिरा गांधी जी दोबारा से पीएम बनती हैं और इसके बाद आरएनएडब्ल्यू को दोबारा से स्ट्रॉन्ग करने का काम स्टार्ट किया जाता है। जो टोटल स्ट्रेंथ थी आरएनएडब्ल्यू की उसको बढ़ा दिया जाता है। लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई जाती है जो दुनिया की एजेंसीज यूज करती थी। साइबर टेक्नोलॉजीज, डिजिटल गैजेट्स, इन सब की ट्रेनिंग करवाई गई एजेंट्स को बाहर के देशों में भेज के। ओवरऑल बजट जो था आरएनएडब्ल्यू का उसको भी बढ़ा दिया गया था। अब इंदिरा गांधी की पीएम बनने के एक साल बाद ही ईयर 1981 में आरएन काउ को वापस बुला के सिक्योरिटी एडवाइजर का रोल दिया जाता है। ये वो टाइम था जब आरएनएडब्ल्यू और एजेंट्स दोबारा से एक्टिव हो चुके थे और इसी पर्टिकुलर टाइम पे आरएनएडब्ल्यू की मदद से इंडिया को एक बहुत बड़ा फायदा होता है। एक्चुअली हुआ क्या था कि इंडिया पाकिस्तान में जब बंटवारा हुआ था 70 किलोमीटर का पहाड़ी एरिया सियाचिन ग्लेशियर, इस पे कंफ्लिक्ट हो गया था। ये जो एरिया था यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम कंडीशन थी, लेकिन स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया था, तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों इसको क्लेम करते थे। इस एरिया की कंडीशन काफी एक्सट्रीम थी, -50 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर, ऑक्सीजन की कमी, तो बहुत अलग तरीके के अरेंजमेंट करने होते थे यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। तो विवाद तो इस एरिया में काफी टाइम से चल रहा था, लेकिन ईयर 1984 में आरएनएडब्ल्यू की वजह से इस एरिया की जो सिचुएशन थी वो हमेशा के लिए बदल जाती है। तो होता क्या है कि आरएनएडब्ल्यू के जो एजेंट्स थे उनका नेटवर्क लंदन में तो ऑलरेडी था, लेकिन वो और स्ट्रांग हो चुका था। ये लोग पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स वगैरह होते थे उन पे नजर रखते थे और उसी एरिया में एक गारमेंट की शॉप थी जो एक्सट्रीम वेदर के लिए कपड़े बना के देती थी। अब एक दिन क्या होता है कि एजेंट के पास इंटर आता है कि पाकिस्तान ने इस गारमेंट शॉप से 150 लोगों के लिए थर्मल कोट्स, पैंट्स, टेंट्स, आइस शूज का ऑर्डर किया है जो -50 डिग्री तक सर्वाइव कर सकें। अब इंडियन एजेंट जो थे उनको ये चीज थोड़ी और लगती है, ये इंटर वो आगे शेयर करते हैं। तो मल्टीपल डिस्कशन के बाद ये चीज सामने आती है कि पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर के लिए कुछ प्लान कर रहा है। अब यहाँ से इंडिया एक प्लान बनाता है। लंदन के अंदर जो एजेंट्स बैठे थे उनको इस गारमेंट कंपनी के पास भेजा जाता है और एजेंट्स इस कंपनी से बात करके अपनी पकड़ यहाँ पे बना लेते हैं। और कितने ऑर्डर प्लेस हुए पाकिस्तान की तरफ से, डिलीवरी डेट क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन लेके जो एजेंट्स थे लंदन के वो आरएनएडब्ल्यू के कश्मीर स्टेशन के हेड विक्रम सूद को देते हैं। विक्रम सूद लेफ्टिनेंट जनरल प्रेम एन हून के साथ मीटिंग करके सारी डिटेल शेयर करते हैं और इसके बाद सियाचिन के ऊपर इंडियन आर्मी को डिप्लॉय करने की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी जाती है। लेकिन सियाचिन की जो कंडीशन थी वो नॉर्मल नहीं थी, तो प्रिपरेशन के लिए ज्यादा टाइम लग रहा था। तो एजेंट्स के थ्रू इस गारमेंट कंपनी को कांटेक्ट किया जाता है और जो डिलीवरी डेट थी उसको एक्सटेंड कराया जाता है ताकि प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल सके। और फिर सारी तैयारियों के साथ 13 अप्रैल 1984 की मॉर्निंग को इंडियन आर्मी 300 जवानों को एयरलिफ्ट करके सियाचिन ग्लेशियर पे पहुंचा देती है और तब से लेके आज की डेट तक सियाचिन इंडिया के पास है। पाकिस्तान की आर्मी जब तक वहां पे पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन मेघदूत का नाम दिया गया था उस टाइम पे और इसके लिए आरएनएडब्ल्यू को आज की डेट तक अप्रिशिएट किया जाता है। इसके बाद भी आरएनएडब्ल्यू का जो फोकस था वो कश्मीर के इलाकों में बहुत ज्यादा हो गया था। आरएनएडब्ल्यू जो था वो एआरसी एविएशन रिसर्च सेंटर के थ्रू पाकिस्तान की एक्टिविटी टाइम टू टाइम ट्रेस करता रहता था। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में हमारी एजेंसी से कुछ गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से कारगिल में हमें बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है। एक्चुअली सितंबर 1998 में आरएनएडब्ल्यू के एजेंट्स जो ब्रसल में थे उनको वहां पे एक इनपुट मिलता है कि ब्रसल में एक बड़ी कंपनी से पाकिस्तान ने 50,000 बूट खरीदे हैं। लेकिन इस इनपुट को जब आगे भेजा गया तो इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा गया। ये बूट्स एक्चुअल में कारगिल की लड़ाई के लिए खरीदे गए थे। फिर इसके बाद सेम मंथ सितंबर 1998 में पाकिस्तान ने कारगिल के अपोजिट एरिया में अचानक से आर्टिलरी और मोटर रेजिमेंट जो थी वो बढ़ा दी थी। इसकी डिटेल भी आगे भेजी गई, लेकिन डीजीएमआई ने कहा कि न्यूक्लियर ब्लास्ट की वजह से बॉर्डर पे ये सारी चीजें की जा रही होंगी, जबकि जो इंटर था उसमें स्पेसिफिकली कारगिल का नाम मेंशन था। और यही नहीं, इसके ठीक एक महीने बाद अक्टूबर 1998 को पाकिस्तान आर्मी रिमोटली पिलोटेड व्हीकल के थ्रू कारगिल एरिया का सर्वे करवाना स्टार्ट कर देती है और इस चीज को भी इग्नोर किया जाता है। और उससे भी बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर ये था कि सेम टाइम पे पाकिस्तान ने फोर्स कमांडर नॉर्दर्न एरिया एफसीएनए रीजन में 2 नई बटालियन खड़ी कर दी थी, जबकि आरएनएडब्ल्यू ने अपनी अप्रैल 1998 से मई 1999 की जो रिपोर्ट थी इसमें इस पूरे एरिया में कोई चेंजेस नहीं बताए। इंडियन आर्मी को डायरेक्ट कारगिल के मैदान में पता चला कि 2 और नई बटालियन उनके अगेंस्ट में खड़ी, जो कि बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था आर्मी के लिए। इनफैक्ट बीएसएफ ने भी एजेंसीज को रिपोर्ट सबमिट की थी कि 500 मिलिटेंट जो हैं
वो कश्मीर में भेजे जा रहे हैं और अंडरग्राउंड बंकर बन रहे हैं। तो ऐसे करके टोटल 45 इनपुट्स मिले थे, जिनमें से सिर्फ 11 इनपुट ही ऊपर तक पहुंचे थे। बाकी सारे इनपुट एजेंसीज में कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं बना पाए। ऊपर से इस क्रूशियल टाइम में एआरसी एविएशन रिसर्च सेंटर, जिनको इस पूरे एरिया की मॉनिटरिंग करनी थी, उसने अपना प्लेन कैबिनेट मिनिस्टर जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए थे उनको घूमने के लिए दे दिया। ये जितने भी इनपुट मिले इनको सही टाइम पे पकड़ा नहीं जा सका, जिसकी वजह से कारगिल वॉर में इंडिया का बहुत नुकसान होता है और इंडिया के बहुत सारे सोल्जर्स शहीद होते हैं। हालांकि इस पूरी लड़ाई के दौरान आरएनएडब्ल्यू ने बहुत मदद की टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करके। इनफैक्ट आरएनएडब्ल्यू ने पाकिस्तान आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ की पूरी फोन कॉन्वर्सेशन ही रिकॉर्ड कर ली थी। लेकिन बाकी जो इंटेल थे वो अगर पहले से पता होते तो इतना नुकसान नहीं होता इंडिया का। इसीलिए जैसे ही कारगिल वॉर खत्म होती है, 3 दिन के अंदर ही 29 जुलाई 1999 को इंटेलिजेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर कंट्रोल, डिफेंस मैनेजमेंट सबकी इंक्वायरी के लिए कारगिल रिव्यू कमेटी बनाई जाती है और 15 दिसंबर 1999 को ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, जिसमें कहां-कहां पे लूप होल थे, कहां-कहां किस-किस एजेंसी से गलती हुई, ये सारी चीजें मेंशन की गई। और उस दिन के बाद से इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी का पूरा स्ट्रक्चर चेंज किया गया। रिपोर्टिंग जिसकी जैसी थी वैसी ही रखी गई, जैसे आरएनएडब्ल्यू की डायरेक्ट रिपोर्टिंग जो थी वो पीएम को रहती थी, तो सब कुछ वैसे ही रखा गया। लेकिन एक कोऑर्डिनेशन सही से हो और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन सही रहे, इसके लिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एनएससी बनाई गई, ताकि सारी एजेंसीज और डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटेड रहें और तुरंत एक्शन लिया जा सके। एक एजेंसी को अगर कोई इंटेल यूजलेस लग रहा है तो दूसरी एजेंसी के लिए शायद वही इनपुट बहुत ही यूजफुल हो, इसीलिए इसको इस तरीके से बनाया गया कि आगे ऐसी गलतियां ना हो। ये है इसका स्ट्रक्चर। सबसे ऊपर पीएम रहते हैं, इसके नीचे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एनएससी, ये एनएससी के मेंबर होते हैं। और ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होती है ये 3 टियर मॉडल पे ऑपरेट करती है। स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड, ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी, जिसमें आरएनएडब्ल्यू, आईबी, ये सब एजेंसीज होती हैं। ये डेटा और इनपुट इकट्ठा करते हैं अलग अलग चैनल से। ये डेटा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के पास जाता है, जिसमें अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं जो सिचुएशन एनालाइज करते हैं। फिर ये डेटा स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप में जाता है, जिसमें हर डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, ये स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं। फिर ये इंफॉर्मेशन एनएससी के पास जाती है और पीएम के इनपुट और अप्रूवल के बाद प्लान ऑफ एक्शन होता है। इसमें एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जैसे इस पर्टिकुलर टाइम पे अजीत डोभाल जी है, ये एनएससी, एसपीजी, एनएसएबी तीनों का पार्ट होते हैं, जो कि इंडियन सिक्योरिटी के बारे में डायरेक्ट पीएम को एडवाइस करते हैं। और आज की डेट तक ये मॉडल फॉलो होता है। आई एम श्योर आप एजेंट रविंद्र कौशिक, मुंबई अटैक में जो आरएनएडब्ल्यू का रोल था, आरएनएडब्ल्यू में जो सीआईए एजेंट आ गया था, पार्लियामेंट अटैक में जो आरएनएडब्ल्यू का रोल था, वो भी जानना चाहते होंगे। लेकिन इनके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिटेल्स है, वो इस वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं होगा। लास्ट में फिर से आपको बता दूं कि अपने बिजनेस को ऑर्गेनाइज करिए और उडू का यूज करिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू। ऐसे ही है यार, बहुत कमाल की वीडियो थी। लेकिन देखा जाए ना भाई, जो स्ट्रॉन्ग देश होते हैं ना, उनको ये मतलब कि इंटेलिजेंस ज़रूर चाहिए होती है, जहाँ पर आप वर्किंग कर सकते हैं दूसरे देश में जाकर, और जो भी मतलब कि चीज़ें हैं ना इकट्ठी कर सकते हैं, जो कि अपने देश को बहुत बड़ा फ़ायदा भी एक देती हैं। अब सारों के पास है, अब अमेरिका के पास भाई CIA है, सबसे स्ट्रॉन्ग मुसाद है, मुझे लगता है पाकिस्तान के पास ISI है, इंडिया के पास रहा है। तो ऐसे मतलब कि जो देश है ना, उनके आपस मतलब कि वो एक बनाते हैं कि हमें ये मतलब कि इंटेलिजेंस जो पुट है ना, ये हमें ज़रूर मिले, जो कि हमारे देश को खतरा। तो वही भाई इंडिया ने मतलब कि जब बनाया था ना रॉ, तो बहुत सारी चीज़ें भाई उन्होंने कंट्रोल कर ली थी, मतलब कि आउट ऑफ कंट्री उन्होंने काफ़ी अपना हैंडल कर ली थी सारी चीज़ें। लेकिन यार कोई समझ भी नहीं लगती, मतलब कि ये कैसे इनकी वर्किंग होती है, कैसे ये काम करते हैं, या इनका क्या सारा एक सीन होता है। बंदा जब देखता है ना तो खुद एक हैरान हो जाता है कि ऐसे ऐसे मिशन इन्होंने किया है। अब जो सबसे बड़ी इन्होंने भाई कामयाबी मतलब कि हासिल की थी ना, वो पाकिस्तान से मतलब कि की थी। अब पाकिस्तान की भी इंटेलिजेंस थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इंडिया भाई ऐसे काम करता था कि जो बंदा सोच भी नहीं सकता था, मतलब कि एक अलग ही एक तरीके से उनका काम करने का तरीका था और वारदात करने का तरीका था। अब देखो ना, एक छोटे छोटे इनपुट कैसे मतलब कि वो हासिल करते हैं और एक बड़े मिशन को सार अंजाम देते हैं। और ये एक सारी होती है भाई माइंड सेट की गेम। आप जितना भी माइंड सेट एक यूज कर लें। अब देखो, एक ईरान में जो मतलब के हमले होते हैं ना, वो पहले भाई उनको सारी चीज़ें एक डायरेक्ट वो दे देते हैं, क्योंकि वो एजेंट है उधर ईरान में
बैठे हुए। अभी ये जो हाल ही में मतलब कि प्रोटेस्ट हो रहा है ना, इसमें सारा ईरान की आवाम तो निकली है, लेकिन इसमें जो एक प्रॉपर्टी एक डैमेज कर रहे हैं ना, वो भाई सीआई के एजेंट है और मुसाद के एजेंट है। ओपनली मतलब कि जो चीज़ें वो कर रहे हैं ना, उससे एक देश को मतलब कि डिस्टर्ब होता है। लेकिन ईरान ने काफ़ी हद तक उस चीज़ को मतलब कि कंट्रोल कर लिया है, लेकिन भाई इंटेलिजेंस तो उसमें ज़रूर है, क्योंकि प्रोटेस्ट निकलते हैं वो सीधे फायर करते हैं, उनके पास भाई पिस्तौल है, सारी चीज़ें हैं, उससे माहौल एक डिस्टर्ब होता है, तो ऐसे वे देश भी मतलब के गिरा लेते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये इंटेलिजेंस के पास भाई ज़रूर होती है। लेकिन भाई राह का पहले हमने सुना हुआ था, लेकिन भाई अभी जो उन्होंने बड़े बड़े मिशन किए हैं ना, उसे भाई देखकर हम खुद हैरान हो जाते हैं। ये एक रियलिटी है। पाकिस्तान में इतने ऑपरेशन हुए हैं, अननोन मैन उनको भाई बोलते हैं, लेकिन अभी तक भाई पता ही उनका नहीं चला कि वो कौन है, क्या है और क्या मतलब कि वो अपना काम कर रहे हैं। ये बात करने का मकसद ये है कि भाई उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस एक अपर लेवल पर लेकर चले गए, मतलब कि उन्होंने स्ट्रॉन्ग ही बहुत बना ली है। भाई बड़ी कमाल की वीडियो थी राह के बारे में यार। इंटेलिजेंस जो होती है ना यार, उनके बारे में बात की जाए यार, क्या कमाल के ये बंदे होते हैं, गुमनाम होते हैं ना। तो इनका भाई जैसे एक आर्मी है, उनमें ऑफिसर हो, भाई फलाने ऑफिसर ने ये काम सर अंजाम दिया है, उसको भाई ये दूसरा अवार्ड मिलेगा, ये भाई इनका कोई नाम निशान नहीं होता, इनके सब कुछ गायब होती हैं चीजें, इनका पता ही नहीं होता है कौन और कहाँ से आया। जैसे वो एनिमल मूवी वाला भाई सीन है, वो जो गया था उसका पता बाद में चला जब मूवी आई है। पहले तो भाई ना हमको पता था, ज्यादातर इंडिया में बंदों को नहीं पता था कि वो कौन था बंदा, जब पता चला। और एक जो आई है भाई ने बताया जिसके बारे में, जो पाकिस्तान गया था, जिसने भाई वो बताया कि जैसे अमेरिका से आ रहे हैं, टैंक्स आए हैं, एरोप्लेन आए, सारा सिस्टम बड़ा ना बमबारी वाला सिस्टम आ रहा है। तो ऐसे ही होती है जो ना भाई आर्मी जो होती है ना, वो तो इनडोर अपने कंट्री में रह के ना डिफेंस करती है। ये जो होती है ना इंटेलिजेंस फोर्स, ये आउट ऑफ कंट्री जाके और कंट्रियों में जाके अपनी जान पे खेल के सब कुछ जो है ना चीजें इकट्ठी करके अपनी कंट्री को देती हैं। पता ही नहीं चलता यार, पता नहीं कहाँ के कहाँ मर जाते हैं बेचारे, शहीद हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कौन था और कहाँ पे चला गया यार। ये इनकी जिंदगी भी ना अजीब होती है। मजा आया यार वीडियो देख के। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छी वीडियो थी और सर ने ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, क्योंकि RAW के उनके बहुत बड़े बड़े मिशन हैं, जिनमें उन्होंने भाई सबसे अच्छा जो है ना, एक जो RNCO ने जो एक डबल एजेंट वाला रोल उनसे करवाया था ना भाई, कि इधर से पाकिस्तान ने देखे एजेंट बना के भेजा है, एक पूरा जो एक मिशन बना के भेजा था कि आपने जाकर ऐसे ऐसे हाईजैक करना है, फिर जाके वहाँ से भाई बंदे छुड़ाने, ये सब चीज़ें उन्होंने की है। लेकिन देख ले उल्टा उन्होंने पकड़ कर उसको ऐसे एक मैंने किया ट्रीट किया या एक बनाया कि भाई वो उल्टा जाके एक डबल एजेंट बन गया, और इधर से उन्होंने आके हर चीज़ उन्होंने कर ली। मतलब ये एक होती है। और दूसरे नंबर पर ये कि भाई एक उनके लिए मुश्किल वक्त भी ज़रूर आया है कि जैसे अब इन्होंने एक पाकिस्तान ने एक न्यूक्लियर टेस्ट करना था, जबकि उनके पास एक सारी चीज़ें थी, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाए थे। मतलब उसमें एक ना बड़े जब प्राइम मिनिस्टर लेवल पर आ जाते हैं, जैसे उनकी एक कॉल पे बात होती थी तो वो आगे उनकी इंटेलिजेंस निकल गई, ऐसी भी चीज़ें हो जाती है। लेकिन भाई उन्होंने जो एक सियाचिन वाला एक जो मिशन किया है ना, मतलब बहुत सारे ऐसे अनलिमिटेड मिशन है, जितने आप देखते जाए भाई एक से बढ़कर आपको एक देखने को मिलेगा जो उन्होंने किए हैं, और हर में कामयाब हुए हैं। कुछ ऐसे हो जाते हैं जो भी मिशन इनका ऊपर लेवल पर गया है ना, प्राइम मिनिस्टर लेवल पर गया है या आगे इंटेलिजेंस उनकी निकली, उसमें ही उनको मुश्किल हुई। बाकी भाई उन्होंने सारे मिशन कंप्लीट किए हैं। भाई वीडियो बहुत अच्छी है, जैसे भाई ने बताया है ना, तो भाई ये देखें कि ये एजेंट सिर्फ अपनी, इनको ये भी पता है कि हमें इससे मिलना भी कुछ नहीं है, लेकिन भाई ये अपने मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना भी पेश करते हैं। जैसा कि भाई अपनी जान पर खेल कर ये सारे सबूत जो है पीछे अपने मुल्क के लिए भाई इकट्ठे करते हैं। तो ये देखें कि भाई जैसे वो न्यूक्लियर अपना पाकिस्तान में बन रहा था, तो भाई कैसे उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन लिया है कि भाई जैसे वो अपना हमाम पे वो बाल कटवाने के लिए गए हैं, तो भाई देखे उन्होंने वहाँ से वो बाल उठाकर जो है वो उधर भेजे हैं अपने मुल्क में। तो उन्होंने भाई उधर टेस्टिंग किया तो उनको पता चला कि वाकई ये न्यूक्लियर इधर बना रहे हैं। तो दूसरी बात ये है कि भाई कोई भी एजेंट होता है ना,
जब वो पकड़ा जाता है ना तो 100 में से कोई एक है जो टूट जाए, लेकिन 100 में से 100 का ये ऐज होता है कि हम मर जाएंगे लेकिन पीछे की तरफ नहीं देखेंगे। तो अक्सर जो होते हैं ना एजेंट, वो कोई 100 में से एक आधा मान जाता है, लेकिन कोशिश नहीं होती उनकी कि भाई वो उनको पता होता है कि हम भाई अपने मुल्क के लिए आए हैं, और जब हम अपने मुल्क के साथ पीछे जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो तो गरदारी में शामिल हो जाएंगे। तो इसलिए भाई इधर हमारे पाकिस्तान में भी एक एजेंट पकड़ा गया था, ये जंग रोड पे है अपना 11 भाई का दफ्तर, उसके साथ एक ना बाबा बैठा होता था, इतनी इतनी लंबी उसने दाढ़ी रखी हुई थी, सफ़ेद मुझे सफ़ेद जनाब सार, और जनाब धोती भी वो नहीं पहनता था, ना कोई उसके गल में कमीज़ है, सिर्फ ये वो इतनी इतनी जो गिटकें नहीं होती उनकी उसने जनाब वो पहनी, माला पहनी हुई, जैसे वो बहुत बड़ा कोई फकीर है। लेकिन जब उनकी भाई वो CIA ने इंक्वायरी उसकी की थी, ISI, तो उन्होंने भी उसको पकड़ा था कि वो रात के तकरीबन 1-2 बजे के बाद निकलता था, और भाई उसके पास वो एक जगह पर सिस्टम था, उसी से वो भाई पीछे सारा डेटा देता था। किस कंट्री का? वो पता नहीं चला उसका, इंडिया होगा या नहीं, वो कन्फर्म नहीं हुआ क्योंकि उसका बाद में बताया नहीं, लेकिन वो उन्होंने बंदा जरूर पकड़ा था। कंट्री उसने बताई नहीं भाई, वो नहीं बताई हो भाई नहीं बताते, आगे भी इंटेलिजेंस ये जो अपना बंदे होते हैं ना, ये इनको अपनी जान की कोई परवाह नहीं होती, ये पीछे अपने मुल्क का नहीं बताते। 100 में से कोई एक आता है जो टूट जाए, वरना ये भाई पत्थर पे ऐसे होते हैं, इनको पत्थर पे मारो ये नहीं बोलेंगे। वो मानता ही नहीं था कि मैं ये काम करता हूँ, वो तो ऐन मौके से उससे हर चीज बरामद हुई है, तभी वो पकड़ा गया था। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन भाई अच्छी वीडियो थी, और जिस तरह एक उनको ऑर्गेनाइज करके भाई बनाया गया है ना, एक पूरा अदारा बन गया अब तो, और उसमें मतलब एक जो है ना वो भी प्राइम मिनिस्टर तक जो मतलब जो है ना वो नीचे सारी डायरेक्शन दी जाती है, और यहाँ से आगे मतलब चीज़ें दी जाती हैं, बताई जाती हैं। लेकिन भाई हमारे भी ज़रूर एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, और मतलब आजकल तो उनको एक पॉलिटिकल पार्टी के पीछे लगाया है, किसी का कागज छीन लो, किसी को जो है ना वो मतलब अगर कोई जा रहा है इकट्ठा किसी गैदरिंग में पकड़ के अंदर कर दो पकड़ के अंदर कार दो, उसकी कार के शीशे तोड़ दो, मतलब इस तरह की चीज़ों के पीछे लगे हुए। लेकिन मज़ा भाई आता है जब आप कंट्री के लिए कोई बड़े बड़े स्टेप लेते हैं, मीन के कोई मतलब जिस तरह आप देख लो एक बहुत बड़ा, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें चल रही थी, उन्होंने भाई एक रिपोर्ट की कि भाई इधर कुछ बड़ा होने जा रहा है, और पता चला कि भाई एक न्यूक्लियर के ऊपर वर्किंग चल रही। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो मतलब जो बड़े प्रोजेक्ट अगर वो पकड़ते हैं, मुल्क को इसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो उसका बड़ा एज होता है। लेकिन जो है ना वो भाई अच्छी थी वीडियो, उन्होंने एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है भाई। ऐसे ही अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।